हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक क्लास 8 साइंस। चैप्टर चल रहा है आपका मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज आपका लास्ट टॉपिक होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उससे पहले एक हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मेन प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ मैं एक बहुत शॉर्ट में। जो आपके मेटल्स हैं वो द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सेकंड पॉइंट होगा हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी इसमें होगी, ठीक है। और जो मेटल्स होगा वो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में आपको अवेलेबल होगा। उसके बाद हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। तो नॉन मेटल्स ना तो आपका डक्टाइल होगा ना मेलेबल होगा, केवल प्रॉपर्टी होगी आपकी ब्रिटल प्रॉपर्टी होगी। बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होगा, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी और लिक्विड सॉलिड गैस तीनों स्टेट में आपका ये अवेलेबल होगा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। सबसे पहले हमने मेटल्स को एयर के साथ रिएक्शन कराया था जिसमें मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ था। और मेटल ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी थी वो थी आपकी बेसिक। उसके बाद जो आपकी नॉन मेटल्स थी, नॉन मेटल्स को फिर हमने एयर से रिएक्शन करा के क्या बनाया, हमने बनाया था उसमें आपका एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। और फिर एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करा के हमने बनाए थे आपके पास एसिड्स, ठीक। ये आपका पॉइंट्स हो गया। फिर बेस की अगर बात करें तो मेटल्स की अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्मेशंस होता है। जब भी हम मेटल्स की वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा या फिर एक मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा प्लस आपकी H2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा और एक H2 गैस आपकी इवॉल्व होगी जब हम रिएक्शन कराएंगे मेटल का वाटर के साथ, ठीक है। उसके बाद जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल जनरली आपके वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं जब हमने सल्फ्यूरिक जो आपका सल्फ़र था, सॉरी फास्फोरस था आपका, तो फास्फोरस को हम वाटर में रखते थे जिससे वो जल्दी रिएक्ट ना करे। फिर उसके बाद था कि आपका जो मेटल्स हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन कर रही हैं। तो मेटल एसिड के साथ फॉर्मेशन करके एक सॉल्ट फॉर्मेशन कर रही हैं और एक आपका H2 गैस इवॉल्व कर रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में मैं डिस्कस किया था। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, इट इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ द मेटल। एक छोटे की बात करें, मान लीजिए एक X2SO4, एक X कोई भी एक मेटल्स है, हमें नहीं पता कौन है, H2 प्लस मान लीजिए एक आपका एक Y मेटल है, ठीक है। तो डिस्प्लेस रिएक्शन में क्या होगा कि Y मेटल X को क्या करें, डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा आपका YSO4, ठीक है, प्लस X2X, ठीक है। ये फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है। सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ किसी मेटल्स का होगा, डजंट मैटर, हमें नहीं किसमें डिस्कस कर रहे हैं किसका है, एक है बस आपका ये सॉल्ट सोल्यूशन। आपका ये सॉल्ट सोल्यूशन में एक मेटल इसमें एक्टिव हुई और उस मेटल ने इस सॉल्ट सोल्यूशन के मेटल को कर दिया आपका डिस्प्लेस। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक आपका ये सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल है कोई, इसको हम किसी दूसरी मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये जो वाई मेटल है ये क्या करे, इस सॉल्ट की मेटल को डिस्प्लेस करके YSO4 फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। और YSO फॉर्मेशन करने के बाद ये जो मेटल थी इसके साथ X के साथ वो आपकी डिस्प्लेस हो गई है। तो ये कहलाते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मेटल किसी एक सॉल्ट सोल्यूशन के मेटल को डिस्प्लेस करके खुद उसका प्लेस ले लेती है, उस मेटल को आपको अलग कर देती है। इसको बोला जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है आपका, ये डिपेंड करता है आपका रिएक्टिविटी रेज पे, कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कितना ज़्यादा आपका लेस रिएक्टिव है। तो इसमें एक टेबल्स बनती है, इसको डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में।
तो सबसे ऊपर आता है आपका पोटेशियम। अभी नाम बाद में लिखेंगे कौन कौन से मेटल्स के नाम है। पोटेशियम आता है, फिर आपका Na आता है, फिर आपका कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर आपका एल्युमिनियम आता है, फिर आपका जिंक आता है, फिर आपका Fe आता है, ठीक है। फिर टिन आता है, इसके बाद यहाँ पे चले, फिर लेड स्टार्ट होता है, टिन के बाद लेड आ गया। तो यानी पहले नीचे जब जैसे जैसे जाते जा रहे हैं आपकी जो रिएक्टिव टेबल्स है वो डिक्रीज होती जा रही है। इसके बाद आपका हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन पे हम मार्क कर देते हैं हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन के बाद आएगा आपका कॉपर, मरकरी आएगा, ठीक है, Au एंड आपका सिल्वर, ठीक है। गोल्ड आएगा, फिर सिल्वर, ओके, सिल्वर ऊपर आएगा, गोल्ड आपका नीचे आएगा, Pt ऊपर होगा। अब देखेंगे जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ से लेके फिर नीचे आया। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, ये मोस्ट एक्टिव मेटल्स है और ये आपकी लीस्ट एक्टिव मेटल्स है, ठीक है, ये आपकी लीस्ट एक्टिव मेटल्स है। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो एक्टिविटी टेबल्स है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो टॉप मोस्ट पे आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है एंड प्लैटिनम है। ये आपके पास एक रिएक्टिव टेबल्स है। तो अगर हम बात करें ये मेटल इस मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, यानी जो नीचे वाली मेटल्स हैं वो ऊपर वाली मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकती हैं। ऊपर वाली मेटल्स नीचे वाली मेटल्स को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर सकता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाली मेटल्स नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन नीचे वाली मेटल्स जो है ऊपर वाली मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं करेगी, ठीक है, डिस्प्लेस कभी नहीं करेगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, मीन्स कोई भी रिएक्शंस नहीं होगी। अगर मैं बात करें यहाँ पे एक आपका ये है गोल्ड है और गोल्ड को हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डाल दिया है, ठीक है, गोल्ड को, ये गोल्ड है आपका, गोल्ड को हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डाल दिया है। तो गोल्ड आपका पोटेशियम के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में पोटेशियम डाला तो ऑब्वियसली पोटेशियम कैल्शियम को ओवरटेक करेगा, यानी इसको डिस्प्लेस करेगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। ये सब आपको लर्न करना होगा जिससे आपको पता चले कौन सी मेटल्स किस पे आपका रिएक्शन कर रही है और कौन सी मेटल्स आपके रिएक्शन नहीं कर रही है। तो इसमें छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें हम मान लीजिए आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को हमने आयरन, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने आयरन नेल को डिप कर दिया। मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने आयरन नेल को डिप कर दिया। तो क्या होगा कि जो आयरन है इसको कर देगा डिस्प्लेस, FeSO4 प्लस आपका कॉपर हो गया आपका अलग यहाँ पे, ठीक है, तो कॉपर हो गया अलग। तो यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट है, आयरन डाला, यहाँ पे क्या बना, आयरन सल्फेट बना। और यहाँ पे कॉपर अलग हो गया, यानी मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, आयरन
डिस्प्लेस कॉपर। ठीक है, अभी कैसे हुआ, क्योंकि आपका जो कॉपर था, एक बार वीडियो को रिवर्स करना, उसमें देखेंगे कॉपर जो है वो आयरन से आपका नीचे है, तभी आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यानी हाईली रिएक्टिव मेटल ही लेस या लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगी। आपका नेक्स्ट है, मान लीजिए जिंक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं सेम अगेन। क्या हो जाएगा आपका, जिंक SO4 होगा प्लस कॉपर यहाँ पे अलग हो जाएगा। ये आपका जिंक है, ये आपका कॉपर सल्फेट है, सेम जिंक सल्फेट, और ये हो गया कॉपर अलग फिर से। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक जो है डिस्प्लेस कर रहा है किसको, कॉपर को। ठीक है, जिंक डिस्प्लेस कर रहा है आपका कॉपर को। और भी कोई रिएक्शन ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि आपका जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब इसको कॉपर ले लेते हैं कि कॉपर भी किसी को करेगा नहीं करेगा, ये सब कॉपर को ही रिप्लेस करेंगे। तो हमें कॉपर से ही नीचे वाली कोई एक सॉल्ट सोल्यूशन लेना पड़ेगा मेटल्स का। मान लीजिए हमने ले लिया AgNO3, ये हो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को किसने किया, कॉपर ने रिएक्शन कराया, तो कॉपर ने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया CuNO3 प्लस आपका Ag फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉपर नाइट्रेट और आपका सिल्वर आपका अलग हो गया। यानी मीन्स अगर कॉपर को भी डिस्प्लेस किया जा सकता है, क्योंकि कॉपर को भी डिस्प्लेस किया जा सकता है और कॉपर भी डिस्प्लेस कर सकता है। कंडीशन क्या होगी कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को ही क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब एक देख लेते हैं यहाँ पे, Ag है प्लस CuSO4, उल्टा ले लेते इसको, कोई रिएक्शंस नहीं होगी यहाँ पे, नो रिएक्शन। ठीक है, कोई भी यहाँ पे रिएक्शंस नहीं होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी टेबल्स में जो सिल्वर है वो कॉपर से नीचे है। ठीक है, तो ये आपके जो मेटल्स है, कॉपर सॉल्ट सोल्यूशन के जो कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन है, उस सॉल्ट सोल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, इसलिए कोई भी रिएक्शंस नहीं हुई है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे रिएक्शंस नहीं हुई है। दूसरा तरीका Ag प्लस जिंक सल्फेट, सेम अगेन वही कि जो Ag है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो जिंक है वो सिल्वर से हाईली रिएक्टिव है और सिल्वर जो है जिंक से लेस रिएक्टिव है, तो कोई भी रिएक्शंस नहीं होगा। ठीक है, कोई भी आपका जो रिएक्शंस है वो नहीं होगा। आई होप ये आपको जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर जो अगर नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका कि इस मेटल्स का और नॉन मेटल्स का यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में। तो अगर मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स का डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। मेटल्स जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज की जाती है। ठीक है, उससे बर्तन बनाए जाते हैं आपके। ठीक है, कोरोजन यानी आपका जो निकल और जिंक की कोटिंग की जाती है, निकल और जिंक की कोटिंग भी करते हैं जिससे आपका कोरोजन ना हो आपका। ठीक है, ज्वेलरी बनाई जाती है, सिल्वर गोल्ड कॉपर की ज्वेलरी बनती है। इनके वायर फॉर्मेशन होते हैं। गोल्ड के जो वायर हैं या गोल्ड जो फॉइल्स है उसका बेसिकली एयर स्पेस इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है।
जो आपके थर्मोमीटर्स हैं या जो आपके थर्मोमीटर्स आप इंफ्रारेड आने लगे हैं, लेकिन पहले जो थर्मोमीटर थे उसमें आपका मरकरी होती थी। वो किस प्रॉपर्टी पे होती थी कि मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे आपकी मेल्ट हो जाती थी। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होती थी, मेल्ट हो जाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए मेटल्स मरकरी को हम थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो बेसिकली ऑक्सीजन एसेंशियल है, नॉन मेटल्स है लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी इनहेल कैसे करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन गैस है। क्लोरीन को अगर वाटर में मिक्स किया जाए तो जितने बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको क्या करती है, किल कर देती है। फिर उसके बाद है पेट्रोलियम्स, जितने ऑयल्स हैं, कोयला है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री इन पे चलती है आपकी। उसके बाद फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस को बेसिकली हम फायरवर्क्स या पटाखों में यूज किया जाता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है। आयोडीन को हम खाने में यूज़ किया जाता है। जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट में हम उसको यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है आयोडीन को। तो बहुत सारे आपके यूजेज हैं डेली लाइफ में मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। तो आज ये जो चैप्टर्स है मटेरियल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये आपका यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।